बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन पे पहले मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो अब हम पढ़ेंगे साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन को शुरू करने से पहले हमें ये बताना चाहिए आखिर फॉस्फोराइलेशन है क्या। जो वर्ड लिखा हुआ है ना फॉस्फोराइलेशन, तो फॉस्फोराइलेशन आखिर है क्या, किस चीज़ का नाम है, किस बला का नाम है फॉस्फोराइलेशन। अच्छा जी, तो एटीपी की प्रोडक्शन फॉस्फोराइलेशन कहलाती है। प्रोडक्शन या फॉर्मेशन किसकी? एटीपी की। क्या कहलाती है? फॉस्फोराइलेशन। जबकि मेथडोलॉजी जो इन्वॉल्व होती है फॉस्फोराइलेशन में, वो मेथड, वो मैकेनिज़्म जो इन्वॉल्व होता है किसमें? फॉस्फोराइलेशन यानी एटीपी की प्रोडक्शन में, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कीमियो ऑस्मोसिस। वो कहलाता है कि वो कहलाता है कीमियो ऑस्मोसिस। अच्छा, हमने पहले भी एक मेथडोलॉजी थी एटीपी सिंथेसिस की, ठीक, और हमने पढ़ा था कि जो होता है नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, तो उसमें दो चीज़ें बनती हैं, एक एटीपी बनती है और दूसरा क्या बनती है? NADPH। ठीक, तो ये दो चीज़ें बनती हैं। जबकि अगर मैं बात करूँ साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन की, तो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में सिर्फ एटीपी बनती है। होता कुछ यूँ है कि जब एटीपी और NADPH दोनों चाहिए होते हैं हमें लाइट रिएक्शन के, हमारे पास वो प्रोडक्ट होते हैं, और कब चाहिए होते हैं हमें? डार्क रिएक्शन में, यानी जब हम कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स डार्क रिएक्शन की सूरत में बनते हैं ना, तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए एटीपी और NADPH की ज़रूरत होती है, जो कि कहाँ से आते हैं? जो लाइट रिएक्शन से हमारे पास आते हैं। अब होता क्या है, कभी कभार ये दोनों भाई भाई हैं, ठीक, इनका एक साथ होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभार होता ही है कि जो फोटोसिंथेसाइजिंग सेल होता है ना, उसके पास एटीपी की कमी हो जाती है। एटीपी की कमी हो जाती है और NADPH या मुनासिब मकदार में या बहुत ज़्यादा मकदार में पड़ा पड़ा हुआ होता है। एटीपी कम हो गई और NADPH ज़्यादा हो गया। अब NADPH कहता है मैं अकेला कहाँ काम करूँ, ऐसा करता हूँ बस मैं ना इंतज़ार करता हूँ, हो सकता है कोई ऐसी चीज़ आए जो एटीपी की मिकदार को बढ़ा दे। इस तरह NADPH कहाँ एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है? क्लोरोप्लास्ट में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। क्यों क्लोरोप्लास्ट में? क्योंकि फोटोसिंथेसिस होती ही क्लोरोप्लास्ट में है। क्लोरोप्लास्ट में किस जगह? यहाँ पे हमारे पास जो लाइट रिएक्शन होता है वो कहाँ पे होता है क्लोरोप्लास्ट में? वो होता है हमारा ग्राना में, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। और जो दूसरा होता है डार्क रिएक्शन होता है, वो स्ट्रोमा में होता है। ठीक हो गया। अच्छा भाई, ये बिल्कुल उस तरह ही है जिस तरह ये देखें, ये सारा हमने पढ़ा था लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में और नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में पढ़ा था हमने। ये डायग्राम है हमारे पास नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, और इस नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन को हम जी स्कीम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना वो जिगजैग है। लेकिन अगर मैं साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ उसकी बात करूँ, तो वो कुछ यूँ है। होता क्या है, हमें NADPH की प्रोडक्शन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ATP की प्रोडक्शन चाहिए। ATP कब प्रोड्यूस हो रहा होता है? दो फोटो सिस्टम होते हैं, एक फोटो सिस्टम 1 होता है, एक फोटो सिस्टम 2 होता है। जब मैं जनरल चीज़ बता रही हूँ, ठीक, जब लाइट पड़ती है, ठीक, फोटो सिस्टम 2 पर, तो क्या होता है, जो इसका रिएक्शन सेंटर होता है वो स्टिमुलेट होता है, ठीक, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इसके ऊपर, इस रिएक्शन सेंटर के ऊपर पड़ा होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक हो गया। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पड़ा होता है किसका? फोटो सिस्टम 2 का। वो इन इलेक्ट्रॉन्स को कैच कर लेता है। अब जब इसने इलेक्ट्रॉन्स को कैच कर लिया, इसकी हो गई ऑक्सीडेशन। किसकी होगी ऑक्सीडेशन? ये P680 की ऑक्सीडेशन हो गई, ठीक।
और इस ऑक्सीडेशन को फुलफ़िल करने के लिए ये भाईजान लेते हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ से, ये लेते हैं इलेक्ट्रॉन वाटर से। ये वाटर से इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक, और उसकी कमी को फुलफ़िल करेगा। अच्छा भाई, ये जो इलेक्ट्रॉन ऊपर गए थे ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर के पास, वो आगे कहाँ गए, प्लास्टोक्वानिन के पास। फिर प्लास्टोक्वानिन ने आगे भेजे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स ने किसके पास भेजे, प्लास्टोसायानिन के पास। प्लास्टोसायानिन क्या है, कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन सब्सटेंस है। ये क्या है, ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन सब्सटेंसेस है। और ये प्लास्टोकोवानिन क्या है, ये लिपोइड मटेरियल होता है। ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉन जाते 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 यहाँ तक आ गए। अब देखें, जब इलेक्ट्रॉन हाई लेवल से ऊपर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जब हायर से लोअर लेवल पे आते हैं तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक, हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा था कि जब ऊपर वाले शेल्स में से इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आते हैं तो क्या होता है, फोटोन इमिट होता है। अच्छा जी, अब होता यूँ है कि जब हमने पढ़ा था केमिस्ट्री में कि जब हायर शेल से लोअर शेल में जब इलेक्ट्रॉन आता है तो क्या होता है, वो फोटोन इमिट होता है लाइट की सूरत में। ठीक हो गया ना। वही कॉन्सेप्ट फिनोमिना अगर हम यहाँ अप्लाई करें कि जब हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारे पास एनर्जी इमिट हो रही है। और वो एनर्जी किस सूरत में इमिट हो रही है, एटीपी की सूरत में इमिट हो रही है। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे कहाँ, ये फोटो सिस्टम 2 था और यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 पड़ा हुआ है। अब फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 को उनकी डिस्कवरी की बेस पे नेम दिया गया। ठीक हो गया, ये पहले डिस्कवर हुआ था, ये बाद में डिस्कवर हुआ था। अच्छा जी, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आकर यहाँ पहुँच गए। अब इलेक्ट्रॉन ने जाना है ऊपर। ये एक फोटो सिस्टम था, ये एक फोटो सिस्टम, इसका अपना प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर था, इसका अपना प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर था। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, इसने क्या हुआ, इन्होंने प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा थी कि उसने अट्रैक्ट कर लिया P700 से इलेक्ट्रॉन के लाओ तो मुझे दो। इसकी इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी इसकी ज़्यादा थी। ठीक हो गया। फिर जब इसने एक्सेप्ट कर लिया ना, यहाँ तक बात अगर हम रखें, ये था हमारे पास जो डायग्राम मैं दिखा रही हूँ, ये नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है जिसमें किस किस की एटीपी की प्रोडक्शन भी होनी है और NADPH की भी प्रोडक्शन होनी है। ठीक, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। तो फ़र्क क्या है इन दोनों में, मैंने बोला था कि एटीपी की प्रोडक्शन जब कम होगी तब, और NADPH की प्रोडक्शन जब ज़्यादा होगी, एटीपी कम होगी और NADPH की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, मिकदार ज़्यादा होगी, तब हमें ज़रूरत पेश आएगी किसकी, कि हम चालू करें साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन को। अब जब इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर के पास चले गए ना, ठीक, उसने आगे दिए फेराडॉक्सिन को। जब उसने फेराडॉक्सिन को दिए तो फेराडॉक्सिन ने आगे देने थे NADPH रिडक्टेज, जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बनाना था NADPH। हमें तो NADPH चाहिए ही नहीं नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन और साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में। ठीक, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में हमें चाहिए था, लेकिन हमें NADPH चाहिए ही नहीं हमें साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में। ठीक, जब हमें NADPH चाहिए ही नहीं तो फिर हम NADP को क्यों, क्या मुसीबत पड़ी है, क्या ज़रूरत पड़ी हुई है कि NADPH को हम इलेक्ट्रॉन दें। तो इस सूरत में हम इसको इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे। और क्या होगा, ये जो फेराडॉक्सिन है ना, बजाय कि वो NADP को इलेक्ट्रॉन दे और NADPH बनाए, ये डायरेक्ट वापस पलटेगा किसकी तरफ, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की तरफ। ठीक, यही फेराडॉक्सिन आगे NADP पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ये मुड़ जाएगा इधर, अपना रुख यू टर्न ले लेगा, ये यू टर्न ले लेगा और डायरेक्ट पकड़ाएगा किसको, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स क्या थे, ये प्रोटीन थे, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन थे, हीम आयरन को कहते हैं ना, हीम कंटेनिंग प्रोटीन थे। अब जनाब, जब फेराडॉक्सिन ने NADPH रिडक्टेज को इलेक्ट्रॉन देने की बजाय आगे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को पास कर दिए, तो फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स ने क्यों पास किए थे, NADP की प्रोडक्शन, ATP की प्रोडक्शन। और ATP की प्रोडक्शन कब हुई थी, जब इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ गए थे। ठीक, और केमिस्ट्री को जहन में रखा करें, सब्जेक्ट्स को कंपेयर करके पढ़ा करें। और जब हायर लेवल से लोअर लेवल पे जाना था तो ही ATP की प्रोडक्शन होगी। और जब फेराडॉक्सिन ने इलेक्ट्रॉन ला के डायरेक्ट
साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को दे दिया। ठीक, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही थी। ठीक, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही थी। जब हमें पता चला कि एटीपी की प्रोडक्शन कम है, हमने कहा NADPH तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। जब फेराडॉक्सिन को इलेक्ट्रॉन मिला ना, फेराडॉक्सिन ने डायरेक्ट आके दिया साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को, फिर दोबारा से साइकिल स्टार्ट होगी, फिर से हायर लेवल से लोअर लेवल पे इलेक्ट्रॉन गए, एटीपी रिलीज़ हुई। एटीपी रिलीज़ हुई, ठीक, और ये एक साइक्लिक फ़्लो हो गया। देखें ना, साइकिल बन रही है। साइकिल हम यही कहते हैं ना, गोल दायरा जो हमारे पास गोल या कोई एक रिंग टाइप चीज़ बन जाए, साइक्लिक। ठीक हो गया। अगर मैं इधर बात करूँ, यहाँ तो जिग-जैग मूवमेंट है, यहाँ कोई साइकिल बन रही है नहीं, क्योंकि हमें ज़रूरत है NADPH भी हमने बनाना है और हमने ATP की भी प्रोडक्शन करनी है, इसलिए हमें साइक्लिक की ज़रूरत नहीं है। जबकि इधर तो मैंने NADPH की प्रोडक्शन को रोकना है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। ठीक, और मैंने सिर्फ ATP बनाना है। तो मैं क्या करूँगी, बजाय कि मैं इसे इलेक्ट्रॉन दूँ, मैं FAD को फ़ोन कॉल करूँगी। मैं फ़ोन करूँगी, भाई आगे नहीं जाना, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को ही दे दो इलेक्ट्रॉन। और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से जब फेराडॉक्सिन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स और फ्लास्टो सायानीन की तरफ आएगा, हायर से लोअर लेवल एनर्जी रिलीज़ होगी, और किस सूरत में होगी, ATP की सूरत में होगी। ठीक, तो हमें ये डिफरेंस पता चलता है कि जो हमारे पास साइक्लिक फोस्फोरिलेशन है ना, उसमें सिर्फ हमारे पास ATP प्रोड्यूस होती है। ठीक हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहाँ गए ही नहीं कि वो NADPH को प्रोड्यूस करें, और NADPH प्रोड्यूस करने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि वो ऑलरेडी ज़्यादा थी। जबकि हम अगर बात करें नॉन साइक्लिक फोस्फोरिलेशन की, तो उसमें हमारे पास दो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। ठीक, उसके प्रोडक्ट दो होते हैं, NADPH और ATP। यही NADPH और ATP आगे यूटिलाइज़ होंगे हमारे पास डार्क रिएक्शन में, ताकि हम कार्बोहाइड्रेट्स जो कि प्लांट की खुराक है उसे प्रोड्यूस कर सकें। और अगर मैं बात करूं, यहाँ लिखी हुई है टर्म्स जो कि पता होनी चाहिए। कीमियोस्मोसिस तो बता दिया, वो मेथडोलॉजी जो कि इन्वॉल्व होती है किसमें, कीमियोस्मोसिस वो मेथडोलॉजी जो कि ATP प्रोडक्शन में ATP को प्रोड्यूस कराने में इन्वॉल्व होती है, जबकि ATP का प्रोड्यूस होना हमारे पास फोस्फोरिलेशन कहलाता है। ठीक, ठीक, और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि इसमें जो होती है ना, तो NADPH की प्रोडक्शन होती है और ना ही कोई ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, बस ATP ही प्रोड्यूस होती है, क्योंकि ATP की प्रोडक्शन हो रही है और वो भी साइक्लिक फ़्लो के थ्रू, तो इसलिए हम इसे कहते हैं साइक्लिक फोस्फोरिलेशन। उम्मीद है आपको जो मैंने समझाया वो समझ आ गया होगा, इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।